4%, but for it's a 5.1% is obviously a very significant step forward. But at the same time, not sacrificing the focus on growth. So the capex spend has increased by almost 11%, 11.1%, which is also very good. So the continued focus on infrastructure growth takes place. The third aspect, which is very important, is the focus on the rural sector and also the four aspects of women, the farmer, and the poor being taken care of. The continuation of the housing, both for women as well as for the rural sectors, are all very welcome. So this takes care of the equitable growth approach of the government. And we have to wait and see regarding the direct tax and indirect tax proposals. As the finance minister has said, that will be taken up only in the final budget. So therefore, this budget does not cover that. So as far as we are concerned, it's a very positive step forward with regard to having the headroom available for growth, considering the fiscal deficit and also the focus on equitable growth. From an industry perspective, obviously we will wait for the main budget to come to look at that details. Thank you. ये बड़ी खबर सामने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, वहीं सभी लोगों के विकास की बात की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, जिसकी बड़ी बातें अगर करें तो 7 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं। निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। 7 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अंतरिम बजट की अगर बड़ी बातों की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, सभी लोगों के विकास की बात करेंगे। वहीं सबका साथ, सबका विकास हमारा मंत्र है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आय बढ़ाई गई। वहीं कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी देखी गई। 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचा। वहीं 10 साल में कई सकारात्मक बदलाव देखे गए। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का खात्मा किया गया। विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब और महिला वर्ग पर ध्यान है। वहीं 25 करोड़ लोगों तक रोजगार के नए अवसरों की बात की गई। साथ ही गरीब कल्याण related to infrastructure, especially corridor related and what is being done. What do you have to say about it? देखिए, अनाउंसमेंट जो है वो बेहतरीन है, क्योंकि आज जो बजट भी इंटरिम था, कोई बहुत ज़्यादा मुझे लगा नहीं कि जिसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद आ सकती थी। मैं उम्मीद कर रहा था, लेकिन शायद कहीं बिकॉज ऑफ इंटरिम बजट तो वो नहीं सुनाई दी हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ी बात थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस था। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हुई, कि जैसे मैंने आपको बजट से ही पहले कहा था कि उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा अमाउंट इंक्रीज़ होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं कंसीडर किया गया है कि जो लास्ट ईयर 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसे बढ़ाकर 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा किया गया है। वो एक बहुत बड़ा वेलकम पॉइंट है। और दूसरी बड़ी बात, सबसे ज़्यादा जो है बॉटम ऑफ द पिरामिड पे ध्यान दिया गया है, खास करके जो ऐसे जो एक ऐसा तबका है जो कहीं ना कहीं अभी एड्रेस नहीं हुआ था, उसको बार बार प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया है। चाहे हम युवा शक्ति की बात करें, चाहे नारी शक्ति की बात करें, उनके ऊपर फोकस ज़्यादा है। और ऑफ कोर्स एक संतुलित बजट है, जितना भी बेस्ट कर सकते थे। सो क्वाइट होपफुल कि आने वाले वक्त में और अनाउंसमेंट आपको दिखाई देगी। मिडिल क्लास के लिए भी हाउसिंग के लिए स्कीम को अनाउंसमेंट करिए। राइट, तो देखिए, सबसे बड़ी बात, जो लोग रेंटेड हाउसेज में रहते हैं या चॉल्स या ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, तो वित्त मंत्री जी ने कहा है उनके लिए एक स्कीम हम जल्दी लेकर आने वाले हैं। सो आज की बजट अनाउंसमेंट में उस स्कीम को अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन क्वाइट होपफुल कि अगर उन्होंने इसको कोट किया है तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में हमें वो स्कीम दिखाई देगी। तो आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना फोकस दिया गया है, कहीं ना कहीं कोविड के बाद जो निकल के आ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे ले जाने के लिए ये एक पहल जो समझ आ रही है, वो है इनकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री जी का 2014 से ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस रहा है। ये 2024 तो एक
केवल उसका पड़ाव है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में आपको बहुत अच्छी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिखाई देंगी। और एक जैसा आप देखिए कितना बेस चीज़ किया है कि जो रेलवे कॉरिडोर है उनकी अनाउंसमेंट की है। दूसरी बड़ी बात क्या किया है कि क्योंकि जो रेलवे का अनुभव है लोगों का वो इंक्रीमेंट किया जा सके, ज़्यादा बेहतर किया जा सके, तो जो रेलवे बोगीज़ हैं उनको इंक्रीज करके उनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करके वंदे भारत के लेवल तक लाने की बात की गई है, जो एक बहुत विजनरी बात है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुनने को अच्छी हैं, लेकिन बिकॉज मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं तो मैं कुछ और उम्मीदें कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि शायद कुछ होगा, लेकिन क्वाइट फॉर होपफुल कि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आफ्टर जब भी इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। इस अंतरिम बजट की कई बड़ी बातें रही। 11.8 करोड़ किसानों को सरकारी मदद दी गई। ज्यादा से ज्यादा नौकरी देने पर फोकस है, वहीं युवाओं को सशक्त करने पर फोकस किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। अगर अंतरिम बजट की बड़ी बातों की ओर रुख किया जाए तो 7 लाख तक इनकम टैक्स नहीं, वहीं 2025 के लिए वित्तीय घाटा का लक्ष्य 5.1%। 10 साल में डायरेक्ट टैक्स में 3 गुना बढ़ोतरी देखी गई। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं देखा जाएगा। 7 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 2024 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य 5.8%। 2025 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य 5.1%। इसी खबर पर हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए। वरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अंतरिम बजट को लेकर लोगों की आशाएं थी, क्या उस तरीके का बजट आया है, या जो एक परंपरा रही है कि अंतरिम बजट में कोई लोक लुभावने वादे नहीं किए जाते, उस परंपरा को कायम रखा गया है? यहां पर देखिए, दो बातें अमन की। एक तो ये कि जब परंपरा की बात होती है तो पिछली बार हमने देखा था कि जिस तरीके से टैक्स स्लैब में अंतरिम बजट में ही बदलाव कर दिया गया था, उससे लोगों को बड़ी राहत मिली थी। उसके अलावा हम और थोड़ा पीछे जाएं तो 2009 और 2014 में भी कुछ छोटे मोटे घोषणाएं जो थी ऐसी हुई थी जो चुनावी वर्ष में अंतरिम बजट में देखने को मिली थी। तो पिछले 3 बजट में ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ कुछ बदलाव हुए हैं। 2009 में 1,10,000 का जो इनकम टैक्स स्लैब था वो 1.5 लाख कर दिया गया था। 2014 के चुनाव में कुछ ड्यूटी जो थी वो घटाई गई थी। 2019 के चुनाव के समय अंतरिम बजट आया था, उस टाइम टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ था। तो 24 में कुछ उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन जैसे वित्त मंत्री ने संकेत दिए थे लगभग वैसा ही ये वोट ऑन अकाउंट जो है वो सामने आया है। इसमें मोटा मोटी 2-3 बातें समझें तो किसी भी तरह का कोई बोझ जो है वो नहीं डाला गया है। राहत भी किसी तरह की नहीं मिल रही है। सैलरीड क्लास कुछ उम्मीद कर रहा था, लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी कोई खास राहत नहीं है। एक चीज जिसकी उम्मीद की जा रही थी वो ये थी कि ये जो आयुष्मान भारत योजना है और सरकार की एक बड़ी योजना है जिसकी चर्चा बहुत होती है, ये गरीब वर्ग के लिए है और थोड़ा सा जो निम्न मध्यम वर्ग है वो भी इसमें शामिल हो जाए, ऐसी एक उम्मीद की जा रही थी। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। सरकार ने तो एक तरीके से अपना जो पूरा खाका रखा है कि आने वाले समय में कितने गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे और जो सरकार की योजनाएं हैं वो किस तरीके से आगे जाएंगी, उस पर ज़्यादा फोकस रहा है। एक बड़ी बात और रही है कि जो 11% की बढ़ोतरी हुई है वो डिफेंस के बजट में हुई है, यानी कुल जीडीपी के लगभग 3.5% के आसपास से जा रहा है। यानी डिफेंस सेक्टर में जो है वो बजट बढ़ा है। आम आदमी के लिए अभी ऐसा लग रहा है कि जो जुलाई में पूर्ण बजट आएगा तब तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल इस वोट ऑन अकाउंट में बहुत कुछ खास नहीं रहा है। 58 मिनट का जो भाषण रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, उसमें उन्होंने हर तरह की जो अपनी बात है, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो प्रयास हैं, उनकी ज़्यादा चर्चा की है और एक तरीके से पूरा जो लेखा जोखा है उसे ही सामने रखा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो देखने को नहीं मिली है। कुछ और पॉइंट्स की अगर हम बात करें जो हमारे सामने है, अगर उसकी हम चर्चा कर लें इसमें, तो जीडीपी का 3.4% जो रक्षा खर्च है वो होना है। पूर्ण बजट में मुझे लग रहा है चीज़ें ज़्यादा होंगी, लेकिन जैसा 2014 का बजट आया था, ये जो वोट ऑन अकाउंट आया था, अंतरिम बजट आया था, उसमें बहुत कुछ कहा गया था। उसके मुकाबले 2024 में बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। एक बड़ी बात जो कही गई कि जो टैक्स कलेक्शन है वो 3 गुना तक पहुँच गया, उसे अपनी उपलब्धि के तौर पर सरकार ने पेश किया है।
टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन फिलहाल टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। टैक्स को लेकर जो दो प्रणालियां अपने देश में चल रही हैं वो वैसे की वैसे ही रहने वाली हैं। ये बताया गया। एक चीज और बताई गई है कि 10 साल पुराने जो कुछ छोटे मामले हैं टैक्स के, डिमांड के, उन मामलों को खत्म करने की बात की गई है। दावा यह किया गया है कि इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी, यानी उनके कुछ टैक्स के छोटे मोटे ऐसे मामले हैं जो 10 साल पुराने लंबित मामले हैं, उन्हें खत्म करने की बात की गई है, लेकिन ये छोटे मामले हैं। और अगर ये नंबर बताया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी, तो ये एक हम देख सकते हैं कि सरकार की ओर से राहत के तौर पर हो सकता है। अब इससे प्रतिक्रिया आनी शुरू होंगी, प्रतिक्रियाओं को समझेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा कुछ और बातें जो हमें समझ आ रही हैं कि रेलों की बात की गई कि 40,000 सामान्य जो रेल कोच हैं उन्हें वंदे भारत जैसा कर दिया जाएगा, ये एक ऐलान किया गया है। यानी अभी इसमें हमें और इंतजार करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है और इसके अलावा बजट में महिलाओं और बच्चों पर ध्यान दिया गया है और उनके विकास के लिए हो सकता है कि कल्याणकारी योजनाओं के तहत उन पर ज्यादा खर्चा किया जा सके। वैक्सीनेशन और टीकाकरण जो बच्चों का है उसमें और बढ़ोतरी की जाएगी, इस तरह की घोषणाएं हुई हैं। 55 लाख नए लोगों को रोजगार मिला है, ये कहा गया है मत्स्य संपदा योजना के तहत। और एक लखपति दीदी योजना थी जिसका टारगेट था 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, उसे बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं तक पहुंचाने की बात की गई है। तो कुल मिलाकर ये चीजें हैं, मोटा मोटा जो इसमें अकाउंट में जो है वो तमाम बातें रख दी गई हैं। एक चीज जो हमारी ध्यान में आई है वो कि सरकार ने कर्ज का लक्ष्य कम रखा है। एक्चुअली IMF भी बार बार इस बात के लिए चेता रहा था, तो फिलहाल सरकार ने कर्ज का लक्ष्य कम रखा है, लेकिन जुलाई में देखना होगा कि इसमें क्या कुछ हो पाएगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यह है कि एनर्जी, मेटल और सीमेंट के लिए 3 नए रेलवे फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात भी सरकार ने की है। आंगनबाड़ी वरुण जी, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा। शशि थरूर का रिएक्शन सामने आया है बजट को लेकर, क्या कुछ कहना शशि थरूर, आपको सुनवाते हैं। Not just not development, but rather, frankly, demographic betrayal of the young. And when I see P, I see poverty rising, and particularly inequality at the bottom echelons of our society. So GDP has a very different meaning in what we are seeing in the country than what she is saying. है वो रख दिया गया है और सबसे बड़ी बात है कि जैसा संकेत वित्त मंत्री ने दिए थे लगभग वही पूरी स्थिति यहां पर दिखी है। साथ ही वरुण जी, आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर एक उम्मीद यह भी थी कि क्या कहते हैं जीडीपी को लेकर, साथ ही जीएसटी को लेकर कि जीएसटी में सरलीकरण किया जाएगा, जीएसटी को थोड़ा सा यहां पर नेट जीएसटी को लेकर भी चर्चा की जाएगी, लेकिन जीएसटी को लेकर कोई चर्चा होती हुई नजर नहीं आई। साथ ही चुनावों से पहले मोदी कैबिनेट का यह आखिरी बजट था जो कि पेश हुआ। अब ऐसे में जो बजट पेश होगा जून जुलाई में, क्या उससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि क्या उसमें टैक्स स्लैब को लेकर कोई रियायत जनता को दी जा सकती है? देखिए, उसके लिए हमें और 3 महीने इंतजार करना होगा। 2 बातें बड़ी स्पष्ट है कि एक तो ये कि सरकार बड़ी कॉन्फिडेंट है कि अगला बजट ये वही पेश करेंगे, उन्हें उम्मीद है कि उन्हीं की वापसी होगी, इसलिए कुछ बड़े ऐलान यहाँ पर नहीं हुए हैं। माना जा रहा था कि कुछ पॉपुलिस्ट होगा क्योंकि चुनाव सर पर है और चुनाव से पहले सरकार कुछ तो बड़ा ऐलान करेगी, और ये परिपाटी हमने 2019 में देखी भी है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि सरकार को लग रहा है वो वापस लौटेंगे, तब टैक्स स्लैब में बदलाव होगा या नहीं उसके लिए देखना पड़ेगा कि स्थिति कैसी है, डिमांड कैसी है, सरकार के पास, सरकार की टोकरी में कितना कुछ है जितना वो आगे दे पाए। तो उस तरह की तमाम चीज़ों के लिए जुलाई तक का इंतजार करना होगा। लेकिन आज 55-58 मिनट के इस पूरे भाषण में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने सरकार ने क्या किया, सरकार आगे क्या करना चाह रही है, उस पर ज़्यादा फोकस रखा गया है। कर्जा कम हो इसकी बात जरूर की गई है, लेकिन उसके लिए फिर जुलाई का इंतजार करना होगा। डिफेंस का बजट बढ़ा है, ये बड़ी स्पष्ट बात है। और कुछ लोक लुभावन स्कीम फिलहाल नहीं दिख रही है, जुलाई में आती है नहीं आती है वो देखना होगा। और उसके लिए सरकार ने इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बजट जो है वो रखा है, एक लेखानुदान रखा है, वोट ऑन अकाउंट रखा है, जिसका मतलब ये है कि सरकार कॉन्फिडेंट है कि वो वापस आएंगे और वापस आएंगे तो अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही वरुण जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी खर्च किया गया है, 11% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट रखा गया है। बजट में टच किया गया है, आवास मिलेंगे और बाकी की चीजों का लाभ मिलेगा। बिल्कुल सबको टच किया जाए। நிதிநிலை அறிக்கை என்பது அரசாங்கத்துடைய வாடிக்கையான செலவுகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக சமர்ப்பிக்கும் பட்ஜெட் தான் இது. இதில் எந்த விதமான அறிவிப்பும் வாடிக்கையாக இருக்காது. அதேபோல் எந்த விதமான அறிவிக்கைகளும் இந்த பட்ஜெட்டிலே இல்லை. அதுதான் மரபு. அவர்களையே அவர்கள் புகழ்ந்து கொள்ளும் வாடிக்கையாக புகழ்ந்து கொள்ளும் செயல்களில் ஈடுபட்டார்கள்.
This is a mere administrative exercise to ensure. क्योंकि एक संक्षिप्त स्पीच में से आप देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आपको मेंशन करने चाहिए। इस बजट में देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने युवा, गरीब, महिला और अन्नदाता को काफ़ी महत्व दिया है उनकी हेल्थ केयर के लिए, स्किलिंग के लिए। अपना जो आज हमारी जो युवा पीढ़ा है भारत की, वो काफ़ी यंग है और हम इन पे निर्भर हैं। तो इनकी स्किलिंग के लिए, स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने कहा है कि वो एक्सटेंड करेंगे वो रिबेट 31 मार्च 2024 के लिए भी, 25 के लिए भी। तो ये काफ़ी ही पॉजिटिव अप्रोच है। थैंक यू। हाँ सर एक रिएक्शन क्या कहना है इस बजट के बारे में? एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई है, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। हमारी चार जो जात प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में है, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे गरीब, हमारे अन्नदाता, उनके पूर्ण रूप से ऊर्जावान होने के आधार पे ही भारत आगे बढ़ेगा। और जो नए नए कीर्तिमान हर एक क्षेत्र में हमने स्थापित किए हैं, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, एक एक क्षेत्र में हमारे नौजवानों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, भारत अब आगे बढ़ चुका है। यही समय है, सही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। रेलवे को लेकर भी 3 नए कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। वंदे भारत के तहत 40,000 बोगियां बनाई जाएंगी। वही रक्षा बजट में 11.1% का इजाफा किया गया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बजट बढ़ा है। Fact that they're going to present a white paper on the previous government. When they were in government for 10 years, one would ask, what were you doing for the last 10 years? And in fact, nothing much changes has happened. The people of the country are already disappointed. Moreover, if you realize that all the incentives are given to the bridge companies, the performance linked incentives are not going for the really deserving companies, but for all the other companies which are manipulating it. Overall, I will say that people are rejected with this budget. There should have come something else better for this. अंतरिम बजट बहुत ही शानदार और विकास को गति देने वाला और विकसित भारत की मजबूत प्लेटफॉर्मिंग को और ढंग से योजनाबद्ध तरीके से अंतरिम बजट में उसके लिए बहुत मजबूत स्तंभ तैयार किए गए। विपक्ष कह रहा है कि डिसअपॉइंटेड था, काफी डिसअपॉइंटिंग बजट रहा है। वर्धक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं। इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। 2047 का जो एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री, या उस रोड मैप, उस टारगेट को हम अचीव करेंगे। हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। थैंक यू सर। ठीक है, चल रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बहुत सारे हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को फायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए
एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े, हमारी यही तो ख्वाहिश है। टूरिज्म बढ़े। G20 में जो आए थे, टूरिज्म की मीटिंग हुई थी कश्मीर में, हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से और लोग आएंगे टूरिज्म में। और अभी बर्फ़ पड़ी है अच्छी, तो स्कीइंग के सीज़न शुरू हो जाएगा, उम्मीद करते हैं वो भी आएंगे। महिलाओं के लिए लखपति बनेगी और सारी चीजें बहुत अच्छा है, वो लखपति बनेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उससे घर और भी आबाद होगा। हम उम्मीद करेंगे कि वो नरम रहेंगी, ये ना हो कि फिर शादियां टूट जाएंगी, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल की हालत तो वैसी हो रही है कि शादी ज़्यादा देर चलती नहीं है, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे घर चलें, घर आबाद रहें, शादियां आबाद रहें, ये ज़रूरी है। सर एक सेकंड आ गया। बजट पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया है। लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। साथ ही आपको बता दें, टैक्स स्लैब और टैक्स रेजीम में कोई बदलाव नहीं है। वहीं 3 लाख तक की ही इनकम टैक्स फ्री रहेगी। वहीं 87A के तहत 7.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट दी गई है। रेलवे में 3 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। वहीं वंदे भारत के तहत 40,000 बोगियां तैयार की जाएंगी। बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को सिर्फ जुमले और शब्दों का अच्छा प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का अच्छा आचरण मिलेगा। और जो भी अगर कुछ है सब्सटेंटिव, अगर कुछ ठोस है इस बजट में, तो सारे सबसे बड़े जो उद्योगपति जो मोदी जी के करीब हैं, जो नए उद्योग में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ मिलेगा। और वही इस बजट में हमने देखा। निर्मला जी ने यह भी कह दिया है कि जुलाई में जो हम बजट पेश करेंगे उसमें विकसित भारत की पूरी और तस्वीर आपको नजर आएगी। देखिए, मुझे लगता है इसी में सरकार की अहंकार दिखती है। निर्वाचन हुआ नहीं है और ये अपने आप को विजेता घोषित कर रहे हैं। जनता जनार्दन है और कोई भी राजनीतिक दल भारत के जनता से अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। वेरी बिग इंसेंटिव, बहुत बड़ा, इट्स वेरी अप्रिशिएबल। बट सर, जो एक मिडिल क्लास उम्मीद कर रहा था कुछ टैक्स स्लैब में शायद इलेक्शन ईयर है, कुछ उनको चेंजेस हो या कुछ हो, वो कुछ ऐसा नहीं रहा। नहीं, देखिए, ये तो हम लोग को पहले पता था, इसमें भी कोई देश का भला होगा। जो गवर्नमेंट ने आज इस चीज़ को नहीं किया है ऑलरेडी, मतलब इसमें कुछ भलाई है, इसलिए नहीं किया उन्होंने। रक्षा बजट काफी बढ़ा दिया 11% के, जो कि GDP का काफी करेक्ट। तो इसमें तो और आत्मनिर्भर भारत के तहत काफी मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस के इंडिया में ही हो रही है। सर, इस पे कुछ इससे देखिए क्या है, इन्होंने डिफेंस के इसलिए बजट बढ़ाया कि ताकि सारी चीज़ें हिंदुस्तान में बने अपने, और डिफेंस में हम लोग बहुत आगे बढ़े। उसका इनोवेशन में भी उन्होंने काफ़ी पैसा रखा है डिफेंस में, तो इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। सर, आप सिंगल सेंटेंस में इस बजट को कैसा? मैं कहूँगा ये वेरी बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। मेरे दृष्टि से उस बजट की अगर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर मैं मानूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान की बात कही थी। सिर्फ कहे नहीं, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज बजट में 1 लाख करोड़ रुपया की एक कॉर्पस फंड की अनाउंस किया गया। जो संस्था, जो निजी सेक्टर की संस्था, प्राइवेट सेक्टर या इंस्टीट्यूशनल बॉडी लोन लेना चाहेगा, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देने की व्यवस्था है। उसकी सीधा सीधा लाभ भारत की नई पीढ़ी को, विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो टेक्नोलॉजी की नई दुनिया आ रही है, उसको भारत की नौजवानों में पूरी ताकत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन हो गया है। इनोवेशन एक जन आंदोलन के रूप ले रहा है और ये 1 लाख करोड़ रुपया की वित्तीय व्यवस्था एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया गया है। आने वाले दिनों में भारत एक जिम्मेवार देश के नाते विश्व समस्या की साथ साथ भारत की रोजगार सृजन, भारत की ईज ऑफ लिविंग, भारत में एक
चरम सुखद स्थिति तक ले आने के लिए काम होगा। आपके मंत्रालय से दो सवाल है संबंधित सर कि एक जो 1,40,00,000 लोगों को युवाओं को स्किल्ड किया गया है और दूसरी तरफ 390 यूनिवर्सिटी खोले गए हैं पिछले 10 साल में, इसके बारे में थोड़ा जानना। देखिए, PM श्री के बारे में चर्चा हुई है, नए यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा हुई है, नए IIT, नए IIM, ये सारे जो उल्लेख किया गया है ये सब उस दिशा में एक एक कदम है। स्किल इंडिया के तहत 1,40,00,000 नई पीढ़ी की लोगों को स्किल, अपस्किल, रीस्किलिंग करने की बात कही गई है। ये आने वाले दिनों में और गति पकड़ेगी। इस बजट, जिस प्रकार की कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ी है इस बजट में, जिस प्रकार की देखिए 3 नया रेलवे कॉरिडोर की बात कही गई, इसकी सीधा सीधा अर्थ ज्यादा लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा, ज्यादा स्किल मैन पावर लगेंगे, लोगों की जीवन मान में बढ़ोतरी होगा। ये सीधा सीधा कहता है ये बजट। मैं अगर एक लाइन पे उसको कहूं, वेलफेयर और वेल्थ क्रिएशन दोनों की संतुलन की ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जादुई करिश्मा है। अरे टैक्स स्लैब और टैक्स रेजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 3 लाख की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। साथ ही आपको बता दें 87A के तहत 7.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट है। वहीं रेलवे में 3 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। वहीं वंदे भारत के तहत 40,000 बोगियां होंगी। वहीं रक्षा बजट में 11.1% का इजाफा किया गया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट भी बढ़ाया गया। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने पर जोर दिया गया है। 7 IIT, 116 IIT और निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट इसी बीच पेश किया। इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं है। ये विकसित भारत के लिए जो 4 पिलर रखा गया, किसान, युवा, गरीब और महिला, ये चारों का समावेश था इसमें। अब प्रधानमंत्री आवास में 3 करोड़, 2 करोड़ घर और स्वीकृत करना, लाखपति दीदी SHG ग्रुप में 3 करोड़ की संख्या को निर्धारित करना, जो दिखाता है कि एक तरफ वेलफेयर भी है तो दूसरी तरफ 3 कॉरिडोर रेलवे का अनाउंस होना तो एक एक्सपेंडिचर भी है। तो ये समावेशी विकास का इससे बड़ा और कुछ उदाहरण नहीं हो सकता। कमेटी गठित करने की भी बात कही गई है आज के बजट में, इस पर क्या कहना? स्वाभाविक है, अब कमेटी जो गठित हुई है उसकी की चर्चा की गई है, आगे उस पर देखा जाएगा। विरोध कर रहा है, विपक्ष कह रहा है ये बजट देश के लिए नहीं है। पता नहीं, देश में ही तो पास हुआ है, ये लोकसभा देश के अंदर ही है, उनको देश नहीं लगता हो तो मैं क्या करूं। बजट पेश हुआ है विकसित भारत का, क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। बजट में खास कैसा रहा बजट कैसा रहा आपके? बजट में खास ये जी सर, इधर से 1 मिनट दोस्त, आप फ्रेम में आ रहे हो, आप फ्रेम में आप बस हो एक्सेप्ट करो ना। हाँ सर, अभी का जो फिर अभी कर लिया सर, अभी अंतरिम बजट है, लेकिन इतना बढ़िया बजट जो एक दिशा देता है। अगले बार जब रेगुलर बजट पेश करेंगे उस बीच का जो फासला है उसको पूरा करके साथ साथ पूरा 2047 तक विकसित भारत का नींव कैसे रखना है, इतना सुंदर से रखा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं। इतना शानदार अंतरिम बजट जो पेश किया है आज, और कोई सेक्टर छूटा नहीं है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वेलफेयर, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, और जो GST का कलेक्शन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, इतना बढ़िया फाइनेंशियल स्थिति देश का आज मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचाया है कि हम दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट देश बन गए हैं आर्थिक व्यवस्था के मामले में भी। This budget submitted by our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji is a great project. It will strengthen
the Viksit Bharat Yatra.